मैं दिल तुम मेरी धड़कन। खुद को बचाने के लिए अपना हाथ तक जला लिया इसने। क्यों आप मानने के लिए तैयार नहीं है केशव भैया कि मेरे पंकज जी ऐसा करने के बारे में सोच तक नहीं सकते? मैं आलिया को लेकर अपने पति के साथ ये घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर दुबई चली जाऊंगी। पकड़ा। आप ठीक है ना? आग से खेलने का बड़ा शौक है ना? ज्यादा जल तो नहीं? आपको ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? कोई बदतमीजी तो नहीं की ना तुम्हारे साथ? खबरदार, दूर रहो हमारे बेटा बेटी से। तुम्हारी मनहूस परछाई तक नहीं पड़नी चाहिए उन पर। ये आखिर वृंदा के दिमाग में चल क्या रहा है? जरूरी कुछ करने की फिराक में। छोड़ो प्रियंका, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही लगा। सासू माँ, मैं ठीक हूँ। आप इतनी भारी थाली लेके खड़ी है, नजर उतार लीजिए जल्दी। माफ कीजिएगा काका जी, आपको कितना दुख सहन करना पड़ रहा, कितना दर्द झेलना पड़ रहा है। जरूर किसी की बुरी नजर लगी है आपको। आज हम आपकी सारी नजर उतार कर हमेशा हमेशा के लिए उसे दूर भेज देंगे। लीजिए, आज आपकी नजर उतारते हैं। हर कल आप अपने परिवार के साथ दुबई चली जाइए। प्रियंका, यहाँ प्रियंका, बंसी से कहना कि इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दे। जी माँ। अरे खुश रहो बेटा। आपके इसी विश्वास की वजह से ही तो मैं सही सलामत हूँ सासू माँ। मेरे माँ बाप तो अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहे। अगर आज वो होते तो आपको इस तरह मेरा ख्याल रखता देख के कितना खुश होते। आपने बड़ी सी बड़ी मुश्किल से मुझे बाहर निकाला, हर समय मेरा साथ दिया, हर तकलीफ से मुझे बाहर निकाल के लेके आई है। और ये मैं किसी को सुनाने या दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये तो मेरी दिल की सच्चाई है जो मेरी जुबान से निकल रही है आपके लिए। सासू माँ, ये शायद आपका ही आशीर्वाद है जो मैं इतना दर्द सहने के बाद भी अपनी बीवी और बच्चे के पास बाइज्जत वापस आ गया हूँ। दामाद जी, माँ को आप पे पूरा भरोसा है, तभी तो वो आपका साथ दे रही है। मगर इस घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिन्हें पट्टी पड़ा रखी है और उन्हें अपनी साइड कर दिया गया है। उन्हें तो सच्चाई दिखाई नहीं दे रही है। अरे छोड़ो प्रियंका, शिकायत उन्हीं से की जाती है जो हमें समझते हो। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया और उन्होंने दिखाई दिया कि आखिर जीत बेगुनाह की और सच की राह पर चलने वाले की होती है। और देखो, उनकी कृपा से मैं और मेरा पूरा परिवार वापस दुबई जा पाए। मैं बहुत खुश हूँ। इस बात पर मुंह मीठा करना तो बनता है। जी,
घोड़े कहेंगे। माँ, माँ देखा, फिर से वृंदा कुछ ना कुछ गलत बोल रही है पंकज जी के लिए। नहीं नहीं प्रियंका, ऐसा कुछ नहीं है। वृंदा भाभी तो बस मुझे पानी दे रही थी। इतना फड़फड़ाने के बाद भी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई वृंदा। और अब देख, मैं हमेशा के लिए दुबई फर्र हो जाऊंगा और फिर तू कुछ नहीं कर पाएगी और तेरा मुझे हराने का सपना सपना बन के रह जाएगा। लगता है इतने दिन जेल में रहने के बाद तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए अपने हार को जीत समझ बैठा है तू। मैं जानती हूँ कैसे तू जेल से बेइज्जत होके बाहर आया है। अपनी सास और पत्नी से बचने के लिए कैसे ये टैटू छुपाया, लेकिन इसे राजेश्वरी जी और प्रियंका का एहसान समझना खुद पे कि इतना कुछ होने के बावजूद भी तुझे इस घर से बाहर नहीं निकाला। और हाँ, तू इस भ्रम में बिल्कुल मत रहना कि तू दुबई जा रहा है। सच तो ये है कि तुझे दुबई भेजा जा रहा है, कभी वापस ना आने के लिए। और वैसे भी अब तो प्रियंका और आलिया भी तेरे साथ आ रहे हैं, तो तेरे सारे शौक, सारी अय्याशी बंद हो जाएगी। अब सारी जिंदगी तू अपनी पत्नी और सास के एहसान तले दबा रह जाएगा और तू कभी अपनी जबान नहीं खोल पाएगा। अपना सारा जीवन अपनी पत्नी का पालतू कुत्ता बन के रह जाएगा। चुप, जबान संभाल के बात कर वरना क्या करेगा? फिर से अपनी पत्नी और सास के आड़ में मुझे बदनाम करेगा। मैं जानती हूँ पंकज कि तुझ में अब मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं बची। अब सिवाय पीठ दिखा के यहाँ से भागने की तेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है मैंने। इसलिए चुपचाप दुबई भाग जा और कभी मेरे परिवार की तरफ पलट के मत देख, क्योंकि यहाँ वृंदा तुझे तेरे गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगी। और एक औरत से हारने का डर बुरे सपने की तरह तेरा पीछा करेगा। अब हट मेरे रास्ते से और अपनी ये मनुष्य शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। वक्त होने दे वृंदा, एक बार वक्त आने दे। अपनी हर एक बेइज्जती का पूरा बदला लूंगा मैं तुझसे। जैसे तेरे चूजे बेटे को सबक सिखाया था ना, वैसे ही तुझे भी सिखाऊंगा। बस इंतजार कर वृंदा, और देख पंकज का खेल।
पहली बार जिंदगी में खुद को इतना बेबस और मजबूर महसूस कर रहा हूं मैं। रिश्तों ने बांध के रखा हुआ है मुझे, वरना कान्हा के साथ ऐसा करने वाले को तो मैं नहीं केशव जी, केशव जी, ये वक्त गुस्से में आके कोई गलती करने का नहीं, बल्कि कान्हा के गुनहगार को गलती करने पे मजबूर करने का है। हमें मिलकर अपने प्लान पे काम करना होगा केशव जी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पंकज का पाप बहुत जल्द घर वालों के सामने आ जाएगा। आज तुमने अपने तरीके से पंकज को सुना के बहुत अच्छा किया। चेहरा देखने लायक था उसका। जो चोट उसकी ईगो को लगी है, उसका दर्द सह नहीं पा रहा होगा बेचारा। पंकज से बड़ा उसका घमंड है केशव जी, और उसे हराने के लिए उसके घमंड को तोड़ना होगा। मैं बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ वो गुस्से में आके कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। हो सकता है वो मुझ पे हमला भी करे, लेकिन मैं उसी वक्त घर वालों को बुला के उसका असली चेहरा दिखा दूंगी। नहीं वृंदा, इसमें तुम्हें खतरा हो सकता है। पंकज को भड़काने और उसे गुस्सा दिलाने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो, और अगर वो मुझ पर हमला करेगा तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मरने के बाद भी नहीं भूल पाएगा। केशव जी, आप अपने गुस्से पे काबू नहीं रख पाएंगे, और पंकज आपके साथ लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। डरता है वो आपसे, इसलिए हम अपने प्लान को चेंज नहीं करेंगे केशव जी। लेकिन वृंदा तुम केशव जी, मैं सोच के ही कह रही हूँ, और वैसे भी कान्हा के हक की इस लड़ाई में मैं अकेली कहाँ हूँ। आप है ना मेरे साथ। जानते हो आप मुझे कुछ नहीं होने देंगे। इतना भरोसा है मुझ पे। खुद से भी ज्यादा। नहीं आओगे ना तुम? आज फिर से वृंदा को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। सुधर जाओ। किस्मत अच्छी है तुम्हारी जो इतना कुछ करने के बाद भी बचे हुए हो, और जेल से ही बाहर आ गए। अब ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, वरना कहीं फिर से जेल की हवा ना खानी पड़ जाए। अच्छा, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें मेरी? तुम्हारी नहीं, खुद की फिक्र है। बेवकूफ थी मैं, जो बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे हर गलत काम में तुम्हारा साथ देती चली गई। अब मैं नहीं चाहती कि सबके सामने मेरा सच सामने आए, क्योंकि मैं किसी भी हाल में केशव जी को नहीं खो सकती। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जितनी जल्दी हो सके बिना किसी हंगामे के यहाँ से निकल लो। बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? क्या है ना विशाखा, तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। कोई अंदाजा भी नहीं है तुम्हें कि कैसे जेल में एक एक रात तड़प तड़प के बिताई है मैंने। वृंदा के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है मेरे अंदर, इसलिए मेरे बदले के रास्ते में आने की कोशिश मत करना। जब तक अपनी एक एक चोट का हिसाब नहीं ले लेता, इस घर से कहीं नहीं जाने वाला मैं, समझी तू? आदमी कम जानवर ज्यादा है, जिसे संभल कर रहना होगा और इस पे नजर रखनी होगी, वरना ये अपने साथ साथ मुझे भी किसी मुसीबत में फंसा देगा। अरे नहीं बेबी, अरे वो बस थोड़ा बिजी था इसलिए कॉल नहीं कर पाया ना। एक्चुअली वो मैं जेल मैनेजमेंट पे थोड़ी रिसर्च कर रहा था।
तो मैंने सोचा क्यों ना जेल में कुछ दिन रह के वहाँ का लाइफस्टाइल स्टडी कर लिया जाए। कितने अजीब हो तुम भी। कभी घंटों बातें, कभी पूरा पूरा हफ्ता फोन तक नहीं। मुश्किल है समझ पाना तुम्हें। हेलो हेलो, कहाँ चले गए तुम? हेलो। भगोड़ा गायब। इसका काम हो सकता है। इससे पहले कोई आए मुझे मिटाना होगा। टोना, ये आप क्या कर रहे हैं? आप घर के दामाद होके नौकरों वाले काम क्यों कर रहे हैं? अरे वो कुछ नहीं पिंकी, थोड़ी गंदगी दिखी। तुमने वो पैकिंग कर ली? अगर नहीं करी तो जाके फटाफट कर लो। पैकिंग तो कब की कर ली मैंने पंकज जी। वो मैं माँ के साथ मंदिर जा रही थी। आपके नाम से पूजा करवानी है ना। किसी की नजर न लगे आपको। वो मैं अपना फोन भूल गई थी आप। आती है सुना। कहीं ये सब वृंदा ने तो नहीं किया? अगर उसने किया है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इस वृंदा को तो मैं सबक सिखाता हूँ। प्लान की शुरुआत हो गई है और पंकज पर उन शब्दों का असर हो गया। ये क्या? ये केशव यहाँ कैसे आ गया? फिलहाल समझदारी थोड़ा सब्र करने में है। मौका देखते ही इस वृंदा को सबक जरूर सिखाऊंगा। चोट एकदम सही जगह पे लगी है केशव जी। अब दर्द में इसे छटपटाने देते। तुम अपना ख्याल रखना और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर देना। अपना नंबर मैंने तुम्हारी स्पीड डायल में रखा है। ये क्या है? और ये आवाज कैसी है? जरूर इस वृंदा ने कुछ किया है। भगोड़ा कायर, इस वृंदा की हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये करने की? अब एक पल और नहीं। इसे मुझे अभी सबक सिखाना होगा। इसकी इन हरकतों का मुंह तोड़ जवाब देना होगा मुझे। तुझे अपनी सासी की कीमत चुकानी पड़ेगी वृंदा। मैं सब जानता हूँ। ये सब तू ही कर रही है। फिर से फिसल गए पंकज जी। यही गंदी आदत है तुम्हारी। खुद ही काली खोद लेते हो अपने चेहरे पे।
मुझसे नहीं बच पाएगी। एक बार मेरे हाथ लग जा, फिर मैं तुझे बताता हूँ। वृंदा! निकाला मुझे। ये गाना कितना तड़पा होगा तुम्हारी किनौनी करतूत की वजह से। अब तुम्हें भी उसी दर्द और दर्द का एहसास होगा पंकज। बाहर निकालो। बाहर निकालो मुझे। कोई तो बाहर निकालो। मैं इस लकड़ी के बक्से में हूँ। बाहर निकालो। गला घुट रहा है मेरा। ऐसे एक एक सांस के लिए तड़पाया था ना तूने मेरे काना को। लेकिन अब तू कितना भी चिल्ला ले, कितना भी चीख ले, कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। कोई नहीं बचाने आएगा। So 90% is the critical threshold. The U.S. is at 131%, highest in history, which means we are well past the point where you can borrow your way to growth, or you can borrow your way out of a debt crisis. And we're heading for a debt crisis. So the way it works is raise interest rates, tighten money, reduce the balance sheet, etc. Get unemployment up. It doesn't sound like a desirable goal, but that's what it takes, and that's what happened in 1982. Get unemployment high enough so people are buying hamburger instead of steak. They're buying, whatever's the least expensive thing on the shelf, day-old bread instead of new bread, or they're not buying gasoline because they're not going to work, etc. That will bring prices down, but at a very high cost, which we just talked about, which is high unemployment and lower productivity. Meanwhile, the U.S. debt keeps going up. We haven't really talked about the debt. That part of it looks like 1981. But if you throw in a global financial crisis, then it starts to look more like 2008. Yeah, well, that's like a glacier. Glaciers are extremely powerful, but they move extremely slowly. There's some exceptions, but they're kind of like, an inch a year, a couple inches a year, but they move mountains. I mean, they create rivers, they create canyons, they move mountains. They're extremely powerful but slow. That's a good metaphor for the impact of debt. And when I talked about debt, in particular with the United States, but it applies to any country, I focus on the debt to GDP ratio, because you can't really talk about debt in isolation without thinking about the capacity to pay the debt. And a simple example, if you have a $50,000 balance on your credit card and you're making $30,000 a year and trying to pay rent in New York, etc., good luck. You're probably going to go bankrupt or at least default on that card. But if you owe $50,000 on your credit card, but you're making $5 million a year, it's, you just write a check. It's no big deal. My point is, you can't look at a $50,000 debt and decide if it's a problem or not unless you compare it to the income. And if it's too low, it's a problem. And if the income's high, not a problem. So that's why you use the debt to GDP ratio. The U.S. just hit $31 trillion in national debt. That is national debt, almost all of it in the form of U.S. Treasury securities. Not all of it, there are other obligations, but mostly U.S. Treasury securities. Well, is that a problem or not? Well, one way to answer the question is compare it to GDP, do the ratio. The answer is that ratio is now a little over 130%. What was it in 1980 when Ronald Reagan was elected? The answer is 30%. 30% is completely comfortable. That's like the person with the $50,000 debt who's making millions. No big deal. 30% is comfortable. 50%, yeah, getting up there. Angela Merkel and all her years in Germany, and there's a lot of research to back this up, says that 60% was the limit. And that's what the Maastricht Treaty that created the European Union and the European Central Bank, that was their goal. They said, don't go over 60%. If you do, you're expected to take measures, raise taxes or reduce debt or reduce spending, do something to get that back down under 60%. If you say, what's the critical threshold where, water turns to steam, or, water turns to ice, or
something changes in such a way that it's not the same. It's radically different, but it happens very quickly. The best research says that the answer is 90%. And this comes out of, Ken Rogoff at Harvard, also Carmen Reinhart, who's now the chief economist at the World Bank. But they've looked at hundreds of cases over hundreds of years. And I like that because it's not just, kind of cherry picking data. Developed economies, developing economies, economies that issue debt in their own currencies, ones that issue debt in other currencies, principally US dollars, et cetera. So, a wide variety of case studies. And they show that when your debt to GDP ratio goes over 90%, your multiplier of an additional debt goes below 1. So just to put that in context, at 30%, if I borrow $1 and spend $1, I might get $1.30 of growth. Assuming you spend it wisely, that's a big condition. But you borrow $1 and spend $1 and get $1.30 of growth. Okay, the debt was productive if you put it to good use. But that $1.30 gets smaller and smaller. As you get closer to 90%, it goes to $1.20, $1.10, $1.05. Past 90%, roughly, you borrow $1 and you spend $1 and you only get 95 cents of growth. You don't get your dollar back in terms of GDP. And then 90% and 85%, et cetera. So 90% is the critical threshold. The US is at 131%, highest in history, which means we are well past the point where you can borrow your way to growth, where you can borrow your way out of a debt crisis. And we're heading for a debt crisis. Now, Stephanie Kelton, she's the big brain of modern monetary theory, is a professor at State University of New York. She says it doesn't matter. That, they always point to Japan. Japan is at 280%, way past any member of the peer group. China's probably higher. China's a little more opaque because they are, but also they don't have as much national debt. If you look at the national debt to GDP, it's modest, but they have an enormous amount of provincial debt, and the banking system is owned by the government or controlled by the government. So when you throw in the bank debt, the state-owned enterprises, the provincial debt, and the government. So that's the real national debt. Stephanie Kelton says it doesn't matter because you're borrowing in your own currency. So if you're Argentine and you're borrowing dollars and you print pesos, how are you going to pay the dollars back unless you have huge trade surpluses, which they don't? So they just default. Argentina is a serial defaulter, and everyone expects that. If you borrow in dollars and you print dollars, which the United States does, they're like, what's the problem? Just print the dollars and pay the money back. Well, that's true. If you print dollars, there's no reason to default on dollar debt because you actually can print the money and buy the bonds. But it doesn't mean nothing else bad happens. What about inflation or hyperinflation? What about the foreign exchange rate? The exchange rate can collapse. And these modern monetary theorists show very little understanding of the international aspects. They treat the U.S. like a closed economy, which it's not. And if it were a closed economy and we didn't have to worry about trade deficits, trade surpluses, capital flows, exchange rates, foreign credit, China owning $1 trillion of U.S. Treasury securities, which they do. If you didn't have to worry about any of that, I think you'd probably still be wrong, but they'd have a better case. But you do. And they're just not very knowledgeable about any of those things. But you can think of exchange rates as a conveyor belt. Exchange rates are one way the problems go from one country to another, or good things can go from one country to another, depending on whether the exchange rate is going up or down, the impact on terms of trade, et cetera. But they completely ignore all that. They also ignore the role of commercial banks. They just look at the Treasury and the Fed and look at money supply, but like kind of M0, but don't understand how commercial banks create M1 and they do their own thing. They're not on as short a leash as they seem to think. But if you read Stephanie Kelton's book, The Deficit Myth, she says, well, we don't really need a bond market, U.S. bond market. We only have a bond market as a favor to investors because it gives them a place to put their money. But why
why have, he said, government spending, so the Treasury borrows money by issuing bonds, and then the Fed monetizes the bonds by buying the bonds, and that gives the Treasury the money to pay the bills, etc. She says, do away with all that. Just give the Fed, wire instructions for Lockheed. And if you need 5 F-35 fighter jets, order them and just send the money right to Lockheed. Why do you need a bond market? I mean, she actually says that. So, okay, legally, that might be possible, but to suggest that you can do that without consequences is nonsense. And they say, what about inflation? Their view is as long as there's excess capacity and unmet needs, et cetera, you're not going to have inflation because there's a lot of slack in the economy. That's a legitimate debate. But they say when inflation happens, raise taxes. And by the way, they also say you don't need a tax system because if you can just print the money, why do you have to collect taxes? And their answer is, we collect taxes to redistribute income. Okay, well, at least they're honest. I mean, that's the kind of socialist model, but they're honest about it. But it's important to bear in mind that Stephanie was the principal economic advisor to Bernie Sanders in 2016 and 2020. And Bernie Sanders today is the chairman of the Senate Budget Committee, controls the purse strings. So coming out of Congress, and Biden's kind of a cipher. He's barely aware of his own existence. So Sanders is in a powerful position, and she's the Bernie whisperer, so to speak, who's behind all this. So if you ask the typical member of Congress, can you define modern monetary theory? They'll look at you funny. They've either never heard of it or they certainly don't know what it means, MMT, But they're acting in accordance with modern monetary theory. Whether they know it or not doesn't matter. The actual behavior of the Congress, and again, just go back to COVID 2020, because we talked about the debt to GDP ratio. So in around May or June 2020, Trump put through a $2 trillion COVID relief package, and that was when the Paycheck Protection Plan, that was $800 billion, and everyone got the $1,200 check, et cetera, et cetera. And then at the end of December, at the very end of the Trump administration, they did another $1 trillion, almost, and that's when everyone got the $600 checks, and now you're up to $1,800. By the way, those checks, that is helicopter money. That's what the Fed does is kind of nonsense, but when it's fiscal policy, not monetary policy, and you're handing out checks, that is helicopter money. And credit to Larry Summers for saying you're going to get inflation out of this. Well, Biden comes into office in January 2021, and he's like, not to be outdone, he did his own COVID relief package. That was another $2 trillion, and that's when we all got the $1,400 checks. They just handed them out. And then later that year, they did the $1 trillion infrastructure package. And then, just to top it off, what we got recently was the just under $1 trillion Green New Deal. I call it the Green New Scheme. Well, and the baseline budget deficit, before everything I just described, the baseline budget deficit was about $1 trillion a year. So you take $1 trillion for 2020, 2021, and 2022, add on, $2 trillion for Trump's first package, $1 trillion for his second one, $2 trillion for Biden's first package, $1 trillion for the Green New Scam, I think $1 trillion for infrastructure. That's $7 trillion on top of the $2 trillion baseline budget deficit. So that's $9 trillion piled on top of what was at the time about a $21 trillion national debt. So that's how we got to 30 trillion. That's how the ratio went from 106 to 131. These numbers are mind-boggling, and MMT says it doesn't matter. But it does matter, and it shows up the way I described earlier, which is it slows growth. You don't get growth. So best case for the U.S. is very slow, weak growth, which we saw from 2009 to 2019. Worst case is you throw a recession on top of that, which we're heading for, and the U.S. will be in fiscal distress.